हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर MP शर्मा। अपन पढ़ेंगे बायोलॉजी इस अंदाज में जिससे पढ़ते पढ़ते याद भी हो जाए, अलग से नहीं रटना पड़े। आज का टॉपिक है विटामिन। यह टॉपिक इस प्रकार का है जिसमें हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और अभी भी पूछे जाते रहेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। इसको अपन विस्तार से पढ़ते हैं और उन सब प्रश्नों के जवाब अपन ढूंढ लेंगे जो अब तक पूछे गए हैं और जो संभावित हैं। तो ध्यान से देखें इस वीडियो को और अंत तक बने रहें। हाँ, एक बात इम्पोर्टेंट, यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें तथा साथ ही अपने कमेंट भी दें। आपका हर कमेंट मेरे लिए पॉजिटिव होगा। तो चलिए शुरू करते हैं विटामिन के बारे में। अपन जानते हैं कि विटामिन दो तरह के हैं। पहली कैटेगरी तो फैट सोल्युबल विटामिन की, जिसके अंदर विटामिन A, D, E और K 4 विटामिन हैं जो फैट सोल्युबल समूह में आते हैं। दूसरा समूह है वाटर सोल्युबल विटामिन का, और वाटर सोल्युबल विटामिन में एक तो है B कॉम्प्लेक्स, और B कॉम्प्लेक्स में 8 विटामिन हैं, इनके समूह को B कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और दूसरा है विटामिन C। तो एक एक करके अपन इन सबको लेंगे, लेकिन पहले अपन बात हिस्ट्री की थोड़ी सी, क्योंकि इस पर भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग है थोड़ी सी। तो इनकी फर्स्ट डिस्कवरी तो मानी जाती है ल्यूनिन के द्वारा, और सेकंड डिस्कवरी मानी जाती है इनकी हॉपकिंस के द्वारा। और डिस्कवरी किसी विटामिन के रूप में नहीं है, बल्कि इस रूप में है कि दूध में सूक्ष्म मात्रा में कुछ पदार्थ ऐसे हैं जिनका शरीर में होना आवश्यक है, जिनकी अल्पता से वृद्धि ठीक से नहीं होती। केवल इतनी सी बात थी, लेकिन डिस्कवरी का श्रेय इन दोनों को जाता है, फर्स्ट और सेकंड डिस्कवरी। फिर प्रश्न ये उठता है कि हम विटामिन किसको कहें, क्या डेफिनेशन है विटामिन की, विटामिन होने के लिए क्या होना आवश्यक है, और उसके लिए 4 शर्तें हैं। पहली शर्त तो ये कि ये सारे के सारे कार्बनिक पदार्थ हैं। अकार्बनिक पदार्थ कोई विटामिन नहीं कहा जा सकता। दूसरा, इनकी आवश्यकता हमारे शरीर में सूक्ष्म मात्रा में है। और तीसरा, हमारे शरीर में इनका संश्लेषण नहीं होता। और चौथा, इनकी कमी यदि हमारे शरीर में है तो रोग होते हैं जिनको अल्पता के रोग या डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। नेक्स्ट आता है, सबसे पहले किस विटामिन की खोज की और किसने की? तो इसका जवाब है कैसिमर फंक ने विटामिन B1 की खोज की, लेकिन B1 तो नाम बाद में मिला। कैसिमर फंक ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ नोट की कि दुनिया के उन क्षेत्रों में जहाँ पर राइस मिल से आया हुआ पॉलिश्ड राइस खाया जाता है, और गरीब लोग जो केवल राइस ही खा पाते हैं, ये राइस ही खा पाते हैं, उनके अंदर एक खतरनाक रोग बेरी होता है। और ये रोग नहीं होता उन लोगों में जो छिलके सहित चावल खाते हैं। दोनों ही समूह ऐसे हैं जो केवल चावल ही खा पाते हैं, लेकिन एक पॉलिश्ड राइस खाता है, दूसरा खेत से आया हुआ चावल खाता है। तो उन लोगों में जो पॉलिश्ड राइस खाते हैं उनमें होता है बेरी रोग। तो फंक ने निष्कर्ष ये निकाला कि चावल के छिलके में कोई चीज़ ऐसी है जो बेरी रोग से संबंधित है। और छिलके से उसने कई तरह के पदार्थ निकाले और एक एक करके उनका परीक्षण किया। तो एक पदार्थ थियामिन, वो बेरी रोग को ठीक करता है। उसके खाने से बेरी रोग नहीं होता, और जिनमें है उसको भी ठीक कर देता है ये। तो यह एक अमीनो समूह युक्त पदार्थ था और जो जीवन के लिए आवश्यक है, इसलिए वाइटल प्लस अमीन जोड़कर नाम दिया गया विटामिन, VITAMINE। लेकिन बाद में कई सारे विटामिन, यानी कई सारे इस तरह के पदार्थ जो विटामिन कहे गए बाद में, वो और खोजे गए, और वो अमीनो समूह युक्त पदार्थ नहीं थे। तो ये डेफिनेशन तो गलत हो गई, वाइटल प्लस अमीन वाली डेफिनेशन तो गलत हो गई। तो ड्रेमंड नाम के साइंटिस्ट ने अंतिम अक्षर विटामिन का E हटाया और नाम कर दिया विटामिन। और ड्रेमंड ने ही इनका अल्फाबेटिकल नोमेनक्लेचर भी किया। अगला पॉइंट है विटामिन किसको कहते हैं। तो एक ही विटामिन के अलग अलग रूप, काम एक है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उनको अपन विटामर्स कहते हैं, जैसे D2 और D3, जैसे K1, K2 और K3। अब एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और बनता है कि सारे विटामिन में सबसे पहले खोजा गया विटामिन B1 है, लेकिन फैट सोल्युबल ग्रुप में सबसे पहले कौन खोजा गया? इसका जवाब है विटामिन A। नेक्स्ट है, एक टर्म है विटामिनोसिस, ये क्या है? तो इसकी डिस्कवरी भी एक इंटरेस्टिंग तरीके से हुई।
पहली चीज़ तो ये कि विटामिनोसिस उसको कहते हैं, उस अवस्था को, उस रोग को कहते हैं जब हमारे यकृत में विटामिन का अधिक संग्रह हो जाए, खास तौर से फैट सोल्यूबल विटामिन का, उनमें भी विशेष तौर से विटामिन डी, और नेक्स्ट है विटामिन ए। तो विटामिन डी और ए के अधिक संग्रह से उत्पन्न रोग को विटामिनोसिस कहते हैं। और हुआ इस तरह से कि वैज्ञानिकों का एक दल उत्तरी ध्रुव प्रदेश में बहुत लंबे समय तक अभियान पर गया और वहाँ उन्होंने वहाँ रहने वाले पोलर बियर का शिकार किया और उसका यकृत खाया। और जब वो वापस लौटे तो उस बियर के यकृत में, भालू के यकृत में जो विटामिन थे, जो भालू ने अपने लिए संग्रहित कर रखे थे, वो सारे विटामिन इन लोगों के यकृत में पहुंच गए और ज़्यादा मात्रा में खाने के कारण इनके यकृत में इनका अधिक संग्रह हुआ। तो वापस आए तो अधिकांश लोगों के अंदर एक बीमारी के लक्षण देखे गए और वो विटामिनोसिस कहलाई, जो कालांतर में ठीक हो गई। फिर अपन सोर्सेज की बात करें तो जैसे अपन ने बात की कि लीवर अच्छा स्रोत है और जैसे मछली खाते हैं उनके अंदर विटामिन प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि मांसाहार में विटामिन सी प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में नहीं होता। उसके लिए तो वेजिटेबल्स पर ही निर्भर होना होता है, सिट्रस फ्रूट्स पर ही निर्भर होना होता है। और दूसरे जो शाकाहारी लोग हैं उनके लिए कोई एक फूड ऐसा नहीं है जिसमें सारे विटामिन एक साथ मिल जाएं, उनको वैरायटी ऑफ फूड्स खाने पड़ते हैं। तो इन वैरायटी ऑफ फूड्स में जैसे वेजिटेबल्स हैं, जैसे फ्रूट्स हैं, जैसे मिल्क और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे घी है, जैसे एडिबल ऑयल्स दूसरे हैं, जैसे बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, ईस्ट के प्रोडक्ट और बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, और जैसे पल्सेज, ये सारे इतने सारे खाने हैं जिनमें कोई ना कोई विटामिन, एक या एक से अधिक विटामिन प्रचुर मात्रा में, सफिशिएंट क्वांटिटी में मिलते हैं और कमी नहीं होती है। तो अपन आगे जब अपन एक एक करके विटामिन लेंगे तो बार बार ये नहीं दोहराएंगे कि इसका सोर्स मांस है या ये है वो है, हम केवल उस नाम को लिखेंगे, उस नाम को दोहराएंगे जो उस विटामिन के लिए बहुत अच्छा सोर्स माना जाता है, जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हमारा उद्देश्य तो एग्जाम के प्रश्न हल करना है, तो हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट जवाब है उसको अपन समझेंगे केवल। फिर डेफिशिएंसी डिजीज, अल्पता के रोग। अब अल्पता के रोग के कारण दो हैं। एक तो खाने में कमी हो, इसलिए विटामिन की कमी से शरीर में कमी होगी और उसके कारण रोग होगा। दूसरा है खाने में तो पर्याप्त मात्रा में है, जैसे मांसाहारी व्यक्ति है कोई, यकृत खाता है कोई व्यक्ति, मछली खाता है कोई व्यक्ति, उसमें फिर विटामिन की कमी कैसे? सी के अलावा विटामिन की और कमी क्यों होगी उसमें कमी? तो उन विटामिन की कमी का आजकल प्रमुख कारण है वो अल्पता नहीं है भोजन में, वो हमारे आंत के अंदर ठीक से अवशोषित न हो सकना है। और इसका प्रमुख एक कारण तो है अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन, यानी शराब जो अधिक पीते हैं उनमें अल्कोहल के कारण विटामिन का अवशोषण ठीक से नहीं हो पाता है। दूसरा, आंत के विभिन्न प्रकार के रोग, उनके कारण भी विटामिन का ठीक से अवशोषण नहीं हो पाता है। और कुछ और बीमारियां भी हैं, और बीमारियों में जैसे HIV है, जैसे IBD, इरिटेटिंग बाउल डिजीज, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जैसे वॉर्म्स इन इंटेस्टाइन, आंत में कृमि हो जाए। इन परिस्थितियों में ठीक से विटामिन का अवशोषण नहीं हो सकता है। एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और, कोई आदमी केवल दूध पर रहे, भोजन में केवल दूध है, तो उसमें किस विटामिन की कमी आएगी? उसमें आएगी विटामिन सी की कमी, क्योंकि दूध भी अच्छा सोर्स नहीं है विटामिन सी का मांसाहार की तरह से। अब अपन एक एक करके सारे विटामिन्स को विस्तार से पढ़ेंगे, तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक। सबसे पहले लेते हैं अपन विटामिन ए। विटामिन ए एंटी जीरोप्थेल्मिक विटामिन या ए जीरोप्थेल्मिक विटामिन, यह नाम इसे काम के आधार पर मिला है क्योंकि नेत्र का एक रोग जिसको जीरोप्थेल्मिया कहते हैं उसको रोकता है, इसलिए जीरोप्थेल्मिया रोधी विटामिन भी कहते हैं इसको एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। ये दो रूपों में मिलता है, A1 और A2। A1 रेटिनोल कहलाता है और रेटिनोल पाया जाता है हमारी नेत्र की दृष्टिपटल यानी रेटिना की सेल्स में। हमारी रेटिना में दो प्रकार की संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, रोड्स और कोन्स। रोड्स का संवेदी भाग छड़ की तरह से होता है इसलिए वो रोड्स कहलाती हैं, और कोन्स का संवेदी भाग कोन की तरह से होता है इसलिए वो कोन्स कहलाती हैं।
रोड्स के अंदर एक पिगमेंट पाया जाता है रोडोप्सिन, और ये रोडोप्सिन एक प्रोटीन और इस रेटिनॉल से मिलकर बनता है। इसकी विस्तार से बात अपन जब आई पढ़ेंगे तब करेंगे। तो रोडोप्सिन पिगमेंट होता है रोड्स में, और इस पिगमेंट की सहायता से रोड्स के द्वारा रात्रि में या अंधेरे में देखा जाता है। और यदि इस विटामिन की कमी होगी तो रोड्स ठीक से काम नहीं करेंगी, तो रात्रि में दिखाई नहीं देगा, अंधेरे में दिखाई नहीं देगा। इस रोग को नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहते हैं। तो रेटिनॉल के अभाव में, तो रेटिनॉल की कमी से तो रतौंधी होती है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। दूसरा है A2। A2 का रासायनिक नाम है डिहाइड्रोरेटिनॉल, और यह विटामिन हमारे कॉर्निया है हमारा नेत्र का बाहरी या गोलाकार भाग जो पारदर्शी है, इस गोलाकार भाग को पारदर्शी बनाए रखता है और अश्रु ग्रंथियों को सक्रिय रखता है। अश्रु ग्रंथियों से निकला आंसू नेत्र की इस कॉर्निया को नम बनाए रखता है, और ये कॉर्निया को पारदर्शी बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो यदि डिहाइड्रोरेटिनॉल की कमी होगी, A2 की कमी होगी, तो कॉर्निया की पारदर्शिता खत्म होएगी, पारदर्शिता खत्म होगी, वो शल्की हो जाएगी और आंसुओं का स्राव कम होगा, तो नेत्र में सूखापन होगा, और यह अवस्था जीरोप्थेल्मिया कहलाती है। इसलिए इस विटामिन को एजीरोप्थेल्मिक विटामिन कहते हैं। अब मान लो किसी के बहुत ज़्यादा कमी है इस विटामिन की, तो कॉर्निया में भी घाव हो जाते हैं, इसको अपन केरेटोमलेशिया कहते हैं। और यदि और कमी है तो स्किन भी प्रभावित होती है, और स्किन का ड्राई हो जाना वो डर्मेटोसिस कहलाता है। डर्मेटोसिस, ये बात अपन पहले ही कर चुके हैं कि विटामिन ए फैट सोल्यूबल विटामिन्स का पहला विटामिन जो खोजा गया था। विटामिन ए को एंटी इन्फेक्टिव विटामिन भी कहते हैं। डिजीजेज की बात कर चुके हैं अपन, अब सोर्सेज की बात करें तो एग्जाम की दृष्टि से जो पूछा गया है सोर्स वो गाजर के रूप में है। गाजर को बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है। उसमें कैरोटीन्स होते हैं जो बदल दिए जाते हैं किसमें, रेटिनॉल में और डिहाइड्रोरेटिनॉल में। आम, पपीता, वेजिटेबल ऑयल्स और पालक भी ये अच्छे स्रोत हैं। नेक्स्ट है विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, और इसका सक्रिय रूप यानी जब ये काम करता है उसमें ट्रायोल, इसका काम के आधार पर नाम है एंटी रिकेट्स विटामिन, रिकेट्स रोधी विटामिन, और त्वचा द्वारा धूप में बनाया जाता है, इसलिए इसको सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। तो अपन ने तो एक शर्त ये रखी थी कि हमारे शरीर में विटामिन का निर्माण नहीं होता है, लेकिन इसमें छूट इतनी है कि यदि डाइट में प्रोविटामिन हो तो शरीर में वो विटामिन में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, तब भी उनको अपन विटामिन कहेंगे। तो हमारे त्वचा के द्वारा प्रोविटामिन को विटामिन में बदला जाता है धूप की उपस्थिति में, पराबैंगनी किरणों की उपस्थिति में। अब इसके दो रूप हैं, एक D2 अर्गोकैल्सीफेरॉल, ये तो हमारे को वेज डाइट से मिलता है, शाकाहार से मिलता है, और D3 कोलिकैल्सीफेरॉल, ये हमारे को मांसाहार से मिलता है। इस विटामिन को हार्मोन के समान विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि त्वचा के द्वारा बनाया गया। हार्मोन की डेफिनेशन ये है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा बनाया जाता है, और त्वचा को एक अंतःस्रावी ग्रंथि माना जाता है। तो त्वचा के द्वारा बनाया गया, ब्लड के द्वारा ये इंटेस्टाइन में और बोन्स और टीथ में पहुंचता है। इंटेस्टाइन में इसका काम है कैल्शियम और फॉस्फेट के अवशोषण को बढ़ाना। बोन्स और टीथ में इसका काम है वहाँ पर जमाव करना, कैल्शियम और फॉस्फेट का जमाव करना, जिससे वो मजबूत होते हैं। तो यदि इसकी कमी हो जाएगी तो बोन्स और टीथ कमज़ोर होंगे। बच्चों में ये रोग रिकेट्स कहलाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया कहलाता है। लक्षण वही हैं। अब स्रोत की बात करें तो स्रोत में कोड लीवर ऑयल, शार्क मछली के यकृत का तेल इसका प्रमुख स्रोत है। और फूड सप्लीमेंट करने वाली कंपनियां, जो युवा लोग आजकल जो जिम में जाते हैं उनको जो फूड सप्लीमेंट बताते हैं, उसमें ये एक पदार्थ है कोड लीवर ऑयल, वो बाजार में प्रचलित है। कोड लीवर ऑयल के अलावा यदि शाकाहारी भोजन की बात करें अपन, तो यह दूध में और डेयरी प्रोडक्ट्स में पर्याप्त मात्रा में मिलता है, जिससे कोई कमी नहीं होती। घी और वनस्पति तेलों में पर्याप्त मात्रा में होता है। और यदि फ्रूट की बात करें तो ऑरेंज में मिलता है। नेक्स्ट विटामिन ई।
रासायनिक दृष्टि से इसका नाम टोकोफेरोल। 8 विटामिन्स में मिलता है ये। काम की दृष्टि से विटामिन फॉर फर्टिलिटी, विटामिन फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन का विटामिन, एंटी स्टेरिलिटी विटामिन, बंध्यता को रोकता है क्योंकि इसकी कमी से शुक्र जनन नहीं होता और यह अवस्था स्टेरिलिटी कहलाती है, उसको रोकता है ये। इसको ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं क्योंकि त्वचा का प्रोटीन कोलेजन उसके रख रखाव के लिए आवश्यक है और इस प्रकार कोलेजन को बनाए रखकर, सही रखकर यह त्वचा में झुर्रियाँ उत्पन्न नहीं होने देता, इसलिए इसका उपयोग फेशियल क्रीम्स में होता है। ये एक पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट है, सारे विटामिन में सबसे अधिक पोटेंट है। हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो सेल मेम्ब्रेन को नुकसान पहुंचाते हैं और इन फ्री रेडिकल्स को ये विटामिन ई समाप्त करता है, इसलिए ये गुण इसका एंटीऑक्सीडेंट गुण कहलाता है और इस गुण के कारण यह कम उम्र में बुढ़ापा नहीं आने देता। तो इसकी कमी से कम उम्र में बुढ़ापा आएगा, यह कारण भी है कि इसको ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ये हार्ट मसल्स और दूसरी मसल्स की मेंटेनेंस में भी सहायक है, उनको बनाए रखता है और इसलिए इसकी कमी से पेशीय दर्द भी अचानक बिना किसी कारण के होने लगते हैं। इसके स्रोत की बात करें अपन तो इसके बढ़िया सोर्सेज में मांसाहार नहीं, अपन वेज डाइट की बात करें तो वनस्पति तेलों में पर्याप्त मात्रा में मिलता है। उनमें कॉटन सीड ऑयल, बिनोले का तेल, कपास के बीज का तेल, उसमें पर्याप्त मात्रा में मिलता है और अपन बिनोले को या कपास के बीज को जानवरों के खाने में काम में लेते हैं, इसलिए उनके दूध में ये पर्याप्त मात्रा में मिलता है। इस प्रकार हमारे को दूध के द्वारा और डेयरी प्रोडक्ट के द्वारा ये बहुतायत में मिल जाता है, इसलिए यूजुअली इसकी कमी नहीं होती। नेक्स्ट है विटामिन के, रासायनिक रूप से नेफ्थोक्विनोन। काम की दृष्टि से विटामिन फॉर ब्लड क्लोटिंग, रक्त का थक्का बनाने वाला विटामिन, एंटी हिमोरेजिक विटामिन, रक्तस्राव रोकने वाला विटामिन। क्या करता है ये रक्तस्राव में? रक्त का थक्का बनाने के लिए, ब्लड क्लोटिंग के लिए 4 फैक्टर्स, 2nd, 7th, 9th और 10th, वो इसकी सहायता से बनते हैं। उन फैक्टर्स के संश्लेषण में इसका रोल है और इसकी कमी से ये फैक्टर नहीं बनेंगे तो ब्लड क्लोटिंग डिलेड होगा, आसानी से ब्लड की क्लोटिंग नहीं होगी। एक और इम्पोर्टेंट काम है इसका इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, ETS में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, उच्च ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह ATP बनाने के लिए होता है। उसमें एक स्थान पर कोएंजाइम Q आता है और कोएंजाइम Q इसके द्वारा बनता है, तो इसका उपयोग कोएंजाइम Q के रूप में ETS सिस्टम में होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके 3 विटामिन हैं, K1, K2 और K3। हमारे आंत के सहजीवी बैक्टीरिया के द्वारा भी ये खूब सारा बनाया जाता है, लेकिन वहाँ अवशोषण नहीं होता और मल के साथ इसका निष्कासन होता है, इसलिए ये मल में पाया जाने वाला, स्थूल में पाया जाने वाला विटामिन है। स्रोत की बात करें तो लीफी वेजिटेबल्स सारे इसके लिए बढ़िया स्रोत हैं, मांसाहार तो है ही। फैट सोल्यूबल विटामिन्स की बहुत सारी जानकारी अपन ने एक टेबल के फॉर्म में समराइज कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जिससे रिवीजन भी कर सकें। इस टेबल के द्वारा भी अपन बहुत सारे प्रश्नों के जवाब दे सकते हैं। एक एक करके एक बार सबको अपन दोहरा लेते हैं। विटामिन ए के 2 रूप हैं, A1 और A2। A1 को रेटिनॉल कहते हैं, A2 को डिहाइड्रोरेटिनॉल कहते हैं। दोनों के सोर्स कॉमन है, गाजर, आम और वनस्पति तेल, ये सोर्सेज में है। डेली रिक्वायरमेंट की बात करें तो 700 से 900 माइक्रोग्राम। A1 की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस और A2 की कमी से जीरोप्थेल्मिया। अब बात करते हैं अपन विटामिन डी की, जिसके 2 रूप हैं, D2 और D3। D2 को अर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं और ये हमारे को शाकाहार से मिलता है, तो इसका सोर्स है तेल है, घी है, दूध है और फलों में संतरा अच्छा सोर्स है विटामिन डी का। D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं और ये मांसाहार से मिलता है और इसका सबसे बढ़िया सोर्स है शार्क मछली के यकृत का तेल, जो बाजार में कोड लीवर ऑयल के नाम से बिकता है। इसके कैप्सूल बिकते हैं। डेली रिक्वायरमेंट इसकी 600 से 800 इंटरनेशनल यूनिट्स। इसकी कमी से होने वाले रोग, बच्चों में रिकेट्स होता है और वयस्क में ऑस्टियोमलेशिया, बोन्स कमज़ोर हो जाती हैं। फिर बात करते हैं अपन टोकोफेरोल की। ये विटामिन ई है और इसका सोर्स है शाक है, हरी सब्जियां और मक्खन में भी खूब मिलता है ये। डेली रिक्वायरमेंट इसकी 15 मिलीग्राम। पुरुषों में बंध्यता हो जाती है इसकी कमी से और अपन ने ये भी पढ़ा है
कि टोकोफेरोल को ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। फिर नेक्स्ट है विटामिन के, एंटी हीमोरेजिक विटामिन नेफ्टोक्विनोन, गाजर, पत्ता गोभी और दूसरी शाक में मिलता है ये। डेली रिक्वायरमेंट 75 to 120 माइक्रोग्राम, और इसकी कमी से रक्त का थक्का बनने में देरी होती है, यानी रक्तस्राव होता है। तो ये इसके द्वारा होने वाला रोग है। नीचे अपन ने ये भी लिख दिया है, mg का मतलब मिलीग्राम है, IU का मतलब इंटरनेशनल यूनिट, और mcg का मतलब माइक्रोग्राम। विटामिन के इस टॉपिक का ये पहला पार्ट ये अपन यहीं समाप्त कर रहे हैं। सारे विटामिन को एक साथ लेते हैं तो टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है और लंबे वीडियो रुचिकर नहीं रहते हैं। तो फैट सोल्यूबल विटामिन को यहाँ पूरा करके अब अपन वाटर सोल्यूबल विटामिन को सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे, विटामिन्स का सेकंड पार्ट। एक बार याद दिला दूँ आपको, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, जिससे नया वीडियो आपको जल्दी जल्दी मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अपन विटामिन्स के सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए बाय।